तो देखो जरा, ये चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट कंट्री भी है बड़ी। और आज के टाइम पे ढकी छुपी बात नहीं है कि चाइना सुपर पावर बनने के सबसे ज्यादा करीब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से सिर्फ 30 से 40 साल पहले अगर हम चले जाए तो चाइना का शुमार वर्ल्ड की गरीब 3 कंट्रीज के अंदर शो होता था। उसकी 90% पॉपुलेशन गरीबी के अंदर जीती थी। लेकिन चाइना ने आखिर इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है, चाइना कैसे इस तरीके का बन गया, आइए आज जानते हैं चाइना की कहानी। इधर देखो सर, अगर हम इंडिया और चाइना को एक नक्शे के अंदर घेर लें तो हमें मालूम होगा कि सदियों तक दुनिया का सेंटर बना रहा। दुनिया की सारी ट्रेड इन दो मुल्कों से ही होकर गुजरती थी। लेकिन फिर आता है 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी, जिसमें चाइना ने बर्दाश्त किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने चाइना को डायरेक्ट कॉलोनाइज नहीं किया जैसे उन्होंने अलग कंट्रीज के साथ किया, बल्कि उन्होंने अलग अलग तरीके से चाइना को लूटा। उन्होंने चाइनीज लोगों को अफीम की लत लगा दी और उसके पोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया। चाइना की कई सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। बहरहाल इसके बाद चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन भी होती है, जिसके फौरन बाद ही चाइना एक वर्ल्ड वॉर पे चला जाता है अपने नेबर जापान के साथ। जापान से इतने ज़्यादा जंग लड़ने के बाद चाइना आखिरकार वर्ल्ड वॉर जीतता है और उसकी वर्ल्ड वॉर जीतने के फौरन बाद ही चाइना के अंदर एक सिविल वॉर चल जाती है, जिसके आखिर में 1 अक्टूबर 1949 को गवर्नमेंट बनती है माओ जेडोंग की चाइना की, जिसको आप मॉडर्न चाइना भी कह सकते हो। माओ जेडोंग ने आते ही फैसला किया कि अब मैं चाइना को दोबारा से वही पुराने वाला चाइना बनाऊंगा और थोड़े से रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दिए। जिसमें से पहला रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये था कि उन्होंने सारी की सारी प्राइवेट ओनरशिप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सारी की सारे खेतों को अपने कब्जे में ले लिया और आम किसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक खेत के अंदर अब कोई 100 से ज्यादा किसान काम कर रहे थे। लेकिन इस सब में एक चीज वो भूल गए कि किसानों के पास कोई मोटिव ही नहीं रहा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने। लाइक जब उनकी अपनी ज़मीन होती तो वो उनके ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो ज़्यादा मेहनत कर सकते थे। लेकिन जब एट द एंड सारा पैसा हुकूमत के पास ही जाना है तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या। और दूसरी रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएगी। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जिसके अंदर वो बेसिकली स्टील बनाए और लोगों को कहा कि तुम अपने बैक यार्ड के अंदर स्टील के फर्नेसेस बनाओ, जिसकी वजह से चाहे मुल्क हमारा तरक्की करेगा। बहरहाल ये भी एक फ्लॉप आइडिया था, क्योंकि जो फर्नेसेस के अंदर स्टील बनाया करता था वो नहायत घटिया क्वालिटी का होता था, जिसका होना ना होना सच बताऊं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। और ऐसी ही कुछ मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजीज के करने के बाद 1976 के अंदर माओ जेडोंग मर जाते हैं और 1978 के अंदर हम आते हैं हमारी कहानी की हीरो यानी डेंग ज़ाओपिंग। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। यही लोग बंदा था जिसकी वजह से आज चाइना इतना ज़्यादा ताकतवर है। इन्होंने भी माओ जेडोंग की तरीके से रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट किए, लेकिन इन्होंने अनलाइक माओ जेडोंग इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की। देखो भाई, सीधी सी बात है, माओ जेडोंग था एक डिक्टेटर। उसके दिल में जो रिफॉर्म आते थे वो उसको मुल्क के अंदर नाफिज कर देता था, ये ना सोचे कि उसके क्या आउटकम्स आएंगे, क्या इसके नुकसान होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे उन्होंने चाइना के अंदर क्या क्या चेंजेस करना स्टार्ट की। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माओ जेडोंग के दौर के अंदर चाइना की सारी जॉब्स होती थी वो हुकूमत के पास चली जाती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि किसानों को कहा कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा क्रॉप्स कमाओगे, तुमने बस एक फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर ही क्रॉप्स हुकूमत को देने होंगे, बाकी सब तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकोगे। इससे एक सेल्स ऑफ ओनरशिप आई और उनके अंदर एक मकसद पैदा हुआ कि उन्होंने अब ज़्यादा काम करना है। और इसके अलावा यही बात अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की कहें तो उन्होंने क्या रिफॉर्म्स की आइए जानते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते थे वही फैक्ट्रियाँ सारी चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने सारा कंट्रोल वहाँ की काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर को दी। यानी अब उनके पास अथॉरिटी दी कि उन्होंने कितना कमाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे उसको ज़्यादा बेचना है। यहाँ पे से उनके पास सेंस ऑफ ओनरशिप है। और उन्होंने एक और चीज़ देखी, उनके पास 95 करोड़ की मैसिव पॉपुलेशन थी, लेकिन यह मसला था कि वो किसी काम की नहीं थी। तो उन्होंने एजुकेशन को फ्री किया, कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए। यही वजह है कि आज ही चाइना में 4 GDP का सारा पैसा सिर्फ अपनी एजुकेशन सेक्टर को दिया। और इसके अलावा उसने लोगों को ऐसी स्किल्स सिखाई जो बेसिकली काम की होती हैं, जिससे उसने एक प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट कौम बनाई जो कि आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है। उसके अलावा उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जिसके अंदर वो बेसिकली टैक्स में रिलीफ देते थे और ताकि फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आए। इसके अलावा उन्होंने फॉर्मेशन की TVEs की, यानी टाउन एंड विलेज, जिसको आप कॉर्पोरेट कंपनी से थोड़ा बहुत मेल जोल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर पावर टाउन के अंदर थी पड़ी। टाउन्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज बिठाई, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल आज की हुआवे है, जो एक TVEs के तौर पे स्टार्ट हुई थी और आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। TVEs बेसिकली एक छोटे लेवल की फैक्ट्रीज होती थी जो चीज़ें बनाती थी बेसिकली। और ऐसे ही कई सारे रिफॉर्म्स आने के बाद उन्होंने चाइना को एक परफेक्ट कंट्री बनाया है बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही वजह है कि चाइना आज की टर्म वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अब तुमको पता चल चुका है कि चाइना इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हुआ। तुम्हारे आसपास थोड़ी वीडियोस आ रही होंगी, उसको भी देख लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।